तो दोस्तों आज मैं कवर करने वाला हूँ तेंसुर का चैप्टर नंबर 124, 125 और 126। तो दोस्तों इस वीडियो के बाद लगभग हम एनिमे के साथ कैचअप कर लेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पे चैनल के 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो उसके लिए भाई सब लोगों को थैंक यू और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। तो ठीक है, अभी अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं प्रिंस एल्ड्रिक को, जो की यहाँ पे सारे काउंसलर से कहता है कि देखो अभी टाइम आ चुका है कि तुम अपना व्यू और अपना वोट दे दो कि आखिर तुम्हें एक हीरो के साथ रहना है जिसने भाई डिमोन लॉर्ड को खत्म किया, या फिर तुम यहाँ पे पूरी इंसानियत के दुश्मन बने रहना चाहते हो। और मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ पे एक अच्छा डिसीजन ही लोगे। लेकिन भाई यहाँ पे ये बात सुनता है अपना रीमोरू और वो उससे कहता है कि क्या तुम सच में यहाँ पे वोटिंग कर रहे हो, वो भी मुझे खत्म करने के लिए। तो भाई यहाँ पे प्रिंस एल्ड्रिक कहता है कि क्यों नहीं, क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक वे है, तो हमें यहाँ पे वोट लेकर ही डिसाइड करना चाहिए। तो भाई यहाँ पे रीमोरू सोचता है कि यार ये अकल का अंधा पहले से ही है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना होगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पे प्रिंस एल्ड्रिक सारे लोगों से कहता है कि ठीक है अभी हम यहाँ पे वोटिंग कर लेते हैं। लेकिन तभी वही यहाँ पे रफाल सेन से रीमोरू को रिपोर्ट करती है कि इसके बारे में एविडेंस मिल चुका है कि इसने भाई मतलब प्रिंस एल्ड्रिक ने इन बाकी के काउंसलर्स को रिश्वत दी रखी है। तो भाई उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे काउंसलर यहाँ पे खड़े होना शुरू करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे रीमोरू सोचता है कि क्या तुमने कहा कि तुम्हारे पास एविडेंस आ चुका है, तो तुमने ये कब ढूंढे। तो भाई यहाँ पे रफाल सेन से एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो अपना सोए है, बहुत सारे कंट्रीज में जाके सोए ने पहले ही रिसर्च कर ली है और उस वजह से एक पूरी बुक मतलब एक लेजर पूरा मिल चुका है, जिसमें भाई किसने कितनी रिश्वत दी है और किसने दी है और किसने ली है, ये सारा डिटेल उसमें रखा है। तो भाई यहाँ पे रीमोरू सोचता है कि अगर मैंने बस यहाँ पे मेरे पेट के अंदर से मैंने अगर उसकी कॉपी बना ली और अगर उसके बाद मैं यहाँ पे जो भी सबूत यहाँ पे पेश करता हूँ तो इसका काम तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे रफाल सेन से उससे कहते हैं कि ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बिना कुछ सबूत दिए ही आप यहाँ पे जीतने वाले हो। तो भाई यहाँ पे उसके बाद हम देखते हैं प्रिंस एल्ड्रिक को, जो कि यहाँ पे कहता है कि तो ठीक है अभी अपना मेजोरिटी ऑफ रिजल्ट आ चुका है। तो उसके बाद वो कहता है कि डिमोन लॉर्ड रीमोरू, क्या तुम यहाँ पे खुद होकर सरेंडर करोगे या फिर हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। और उसके बाद वो कहता है कि देखो तुम एक किंग हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एक किंग को कैसे बिहेव करना चाहिए। और भाई वो इस वजह से उससे कहता है कि मतलब तुम एक किंग हो तो तुम पहले समझ जाओ कि भाई इज्जत के साथ सरेंडर कर लो। ये यहाँ पे वो रीमोरू से कहने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भाई रीमोरू कहता है कि ये सेम चीज मैं तुम्हारे बारे में कह सकता हूँ, तो तुम्हें पहले यहाँ पे तुम्हारे आजू बाजू देख लेना चाहिए कि आखिर सिचुएशन चल क्या रही है। तो भाई इस अकल के अंधे को पहले समझ में नहीं आता, लेकिन उसके बाद उसके पीछे से हिनाटा भी कहते हैं कि ये कितना बड़ा जोकर है, और हिनाटा भाई कहते हैं कि ये सच में एक कॉमेडिक सीन बन चुका है। तो तभी भाई यहाँ पे प्रिंस एल्ड्रिक मुड़ के देखता है और हिनाटा भी कहते हैं कि जरा अपने पीछे मुड़ के देखो एल्ड्रिक, कि यहाँ पे जितने भी चेंबर में लोग हैं उसमें से सिर्फ 1/3 लोग यहाँ पे तुम्हारे लिए खड़े हैं, मतलब भाई सिर्फ कुछ ही लोग इसके साइड में खड़े हैं। और भाई ये देख के ये बंदा शॉक हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे हिनाटा उससे कहते हैं कि तुम्हें अभी समझ में आ चुका है कि मेजोरिटी ऑफ जो वोट आया है वो तुम्हारे अगेंस्ट आया है। तो भाई ये सुन के और ये देख के इसको भरोसा ही नहीं होता और वो सारे लोगों से कहता है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश भी कैसे की। तो भाई ये सीन देख के यहाँ पे रीमोरू बहुत ही खुश होता है कि मतलब उसके लिए ये बहुत ही कॉमेडिक सीन है। लेकिन तभी हम देखते हैं भाई उसके बाद गवान को, जो कि यहाँ पे कहता है कि प्रिंस एल्ड्रिक बिल्कुल सच कह रहा है और तुम अगर यहाँ पे हमारी बात नहीं सुनते हो तो हमने जो भी तुमसे प्रॉमिस किया है वो सारी चीजें हम नजरअंदाज कर देंगे और बिल्कुल भी नहीं मानने वाले। तो भाई ये सुनता है अपना चेयरमैन और वो कहता है कि एक मिनट सर गवान, आखिर तुम एक्सप्लेन करोगे कि आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। तो भाई यहाँ पे गवान फंस चुका है, क्योंकि भाई यहाँ पे गवान ने इन सारे लोगों को रिश्वत दी थी, तो अभी वो उसी के मुंह से बाहर आ चुकी है। तो उसके बाद भाई यहाँ पे रीमोरू जो है वो इसके एविडेंस के बारे में पढ़ने लगता है। वो एक्सप्लेन करता है कैसे एक एंटी फ्लड कंस्ट्रक्शन होगा किंगडम ऑफ रायबाज के अंदर, और भाई फूड सप्लाई दी जाएंगे कनाडा के अंदर, और ऐसे ही बहुत सारे प्रॉमिसेस गवान ने किया है। तो भाई ये सुन के गवान शॉक हो जाता है कि आखिर इसके पास ये सारी चीजें कैसे आई। और उसके बाद रीमोरू ये भी कहता है कि तुमने इसमें ये भी मेंशन किया कि अगर तुम लोगों ने हमारे ऑर्डर सुनना बंद कर दिए तो हमने जो भी सपोर्ट तुम्हें दिया वो हम सारा खत्म कर देंगे। तो भाई यहाँ पे गवान शॉक होता है कि आखिर ये बुक तुम्हारे पास आई कैसे। तो भाई यहाँ पे रीमोरू हंसते हुए कहता है कि मेरा एक स्टाफ है जिसको मैंने काम दिया था और भाई उसने सारे प्रूफ कलेक्ट कर लिए, लेकिन मैंने सोचा नहीं था मेरा कोई भी यहाँ पे यकीन करेगा। लेकिन ये बात तो तुमने खुद ही तुम्हारे मुंह से कह दी है, तो शायद मुझे अभी कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। तो तभी भाई यहाँ पे ये सुन के गवान शॉक हो जाता है। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एक बंदा है, मतलब एक काउंसलर, जो कि भाई गवान की वजह से खड़ा हुआ था क्योंकि उसने यहाँ पे रिश्वत ली थी। तो भाई वो बैठने की कोशिश करता है, लेकिन भाई रीमोरू उसको स्टिकी स्टील थ्रेड का इस्तेमाल करके वहीं पे उसे खड़ा रखता है और वो कहता है कि जिसने भी भाई प्रिंस के साइड में वोटिंग की है और जिन्होंने भी रिश्वत ली है तुम बिल्कुल खड़े रहोगे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बाद में कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पे उसके बाद हम देखते हैं गिराड को, जो कहता है कि भाई हमारा मिशन ऐसा नहीं था कि हम यहाँ पे किसी को गार्ड करेंगे, मतलब भाई इनका मिशन बस यहाँ पे किसी को पहुंचाना था, मतलब प्रिंस एल्ड्रिक को, और उसके आगे इनका कोई भी ऐसा मिशन नहीं था। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं भाई रेनर को, जो कि यहाँ पे चिल्ला के कहता है कि ये बकवास अभी बंद करो, और वो प्रिंस एल्ड्रिक से कहता है कि टेंशन मतलब प्रिंस एल्ड्रिक, और हार मानने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अभी इस डिमोन लॉर्ड को खत्म कर देता हूँ। तो ये सुन के भाई यहाँ पे प्रिंस एल्ड्रिक और गवान दोनों ही खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारा
जो ग्रेटेस्ट वेपन था वो अभी आ चुका है। तो यहाँ पे रिमोरू उससे क्वेश्चन करता है कि क्या तुम मुझे सच में हराने वाले हो यहाँ पे। तो यहाँ पे रेनर कहता है कि बिल्कुल मैं तुम्हें अभी यहाँ पे हराऊंगा, और तुम यहाँ पे जो भी प्रूफ की बात कर रहे हो, मतलब जो भाई रिश्वत दी है इन लोगों ने, तो तुम्हें खत्म करने के बाद उन सारे लोगों का दिमाग ठिकाने आ जाएगा और कोई भी रास्ते में नहीं आएगा उसके बाद। तो भाई ये सुन के यहाँ पे हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि भाई गुस्से में आ जाता है, और वो कहता है कि तुम ऐसी बकवास चीजें इस काउंसिल के अंदर नहीं कर सकते हो। लेकिन भाई यहाँ पे जो नाइट्स होते हैं वो भाई उस काउंसिलर को भी पकड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये सीन देख के रिमोरू सोचता है कि ये लोग यहाँ पे शायद जितने भी प्रूफ है उन सबको निपटाना चाहते हैं, मतलब वो इस चक्कर में जो काउंसिलर उनके अगेंस्ट थे और जो प्रूफ है भाई उनको भी निपटा देंगे और कहेंगे कि भाई क्रॉस फायर में ये लोग मारे गए। लेकिन तो भी उसके बाद यहाँ पे आती है हिनाटा और वो कहती है कि देखो रिमोरू, मैं यहाँ पे इन चीजों से निपटना चाहती हूँ और मैं इससे फाइट करना चाहती हूँ। और भाई यहाँ पे वो कहती है कि मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, तो उस वजह से मैं ऐसे बिहेवियर को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और उसके बाद मेरा एक और मेन रीजन है कि मैं इस बंदे को यहाँ पे मारना चाहती हूँ कि इसने मेरी बहुत बेइज्जती की है। और भाई यहाँ पे हिनाटा बहुत ही गुस्से में कह रही है सारी चीजें। तो यहाँ पे रेनर कहता है कि देखो मुझे हंसी आ रही है इन चीजों से, मतलब अगर तुम्हें यही चाहिए सच में तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ तुमसे फाइट करने के लिए। और मैं यहाँ पे इस इंग्लिश का सबसे पावरफुल नाइट है, मैं तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाऊंगा कि आखिर तुम्हारी औकात क्या है। और भाई उसके बाद वो कहता है कि तैयार हो जाओ अभी फाइट करने के लिए। तो तभी भाई उसके पीछे से अकल का अंधा गाय आता है और वो कहता है कि अगर तुम यहाँ पे इससे लड़ रहे हो तो मैं डिमोन लॉर्ड रिमोरू को संभाल लेता हूँ। तो भाई यहाँ पे रेनर कहता है कि बिल्कुल तुम उसे फाइट कर सकते हो लेकिन खत्म मत कर देना। तो भाई ये दोनों बंदे यहाँ पे इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो रखे हैं कि मतलब इनको सच में लगता है कि भाई ये रिमोरू को खत्म कर देंगे। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे गाय उससे भी बड़ी चीज कह देता है और वो कहता है कि मैंने अभी अभी मेरी एक न्यू हॉली शॉट खरीदी है, तो भाई मुझे नहीं पता कि मेरे सामने एक डेमन लॉर्ड कितनी देर टिक पाएगा। मतलब भाई ये अकल का अंधा सच में इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो रखा है कि इसे सच में लगता है कि एक हॉली शॉट की वजह से वो रिमोरू को खत्म कर देगा। लेकिन भाई यहाँ पे ये सीन देखता है यहाँ पे रिमोरू और वो सच में लगता है कि यार ये कितने बेवकूफ लोग हैं। लेकिन वो यहाँ पे ये भी सोचता है कि यार मैं खुद होकर इससे फाइट नहीं कर सकता क्योंकि मेरी यहाँ पे रेपुटेशन खराब हो जाएगी उस वजह से। तो यहाँ पे वो सोचता है कि मैं काम करता हूँ बेनीमारू को भेज देता हूँ। लेकिन वो ये भी कहता है कि अगर मैं बेनीमारू को भी भेजता हूँ तो ये भी एक इंसल्ट ही है। तो तभी वो यहाँ पे बेनीमारू को आवाज देता है। लेकिन तभी भाई वहाँ पे आती है शूना और वो कहती है कि मैं तुम्हारी बातें कब से सुन रही हूँ, मतलब तुम यहाँ पे सर रिमोरू की कब से बेइज्जती किए जा रहे हो जिनकी मैं बहुत ही रिस्पेक्ट करती हूँ। तो भाई ये देख के यहाँ पे रिमोरू भी शौक होता है कि भाई शूना कैसे सामने आ गई। और वो उसके बाद देखता है बेनीमारू की तरफ जो कि भाई पूरा शौक हो रखा है। लेकिन उसके बाद भाई हम देखते गाय को जो कि शूना की बातें सुन के हंसने लगता है और वो कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए डेमन लॉर्ड रिमोरू, मतलब तुम एक अभी लड़के के पीछे छुप रहे हो। और यहाँ पे शूना उससे कहते हैं कि अपना मुंह बंद रखो और सर रिमोरू और मेरे भाई को यहाँ पे आने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ही तुम्हें संभाल लूंगी। लेकिन यहाँ पे भाई गाय कहता है कि देखो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए क्योंकि मैं यहाँ पे मैन वुमेन और चिल्ड्रन में से किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता। तो तभी भाई यहाँ पे शूना तैयार हो जाती है फाइट के लिए। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं बेनीमारू कहता है रिमोरू से कि सर रिमोरू मैं अगर कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है तो मैं यहाँ पे बीच में आके स्टेप कर लूंगा, मतलब मैं बचा लूंगा शूना को। लेकिन भाई यहाँ पे रिमोरू कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत है क्योंकि शूना ने शायद पहले ही उसकी स्किल को पहले ही पूरे तरीके से एनालाइज कर लिया है। लेकिन तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं भाई यहाँ पे रेनर को जो कि कहता है कि शायद दूसरी तरफ की जो फाइट है वो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। और उसके बाद वो तैयार हो जाता है हिनाटा के ऊपर अटैक करने के लिए और वो कहता है कि मैं तुम्हें एक ही अटैक में खत्म कर दूंगा। और भाई तब भी उसके सामने हिनाटा आके उसका हाथ पकड़ लेती है और भाई उसे घुमा के नीचे पटक देती है। मतलब उस अकल के अंधे को यहाँ पे रियलाइज भी नहीं होता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। लेकिन तब हम यहाँ पे देखते हैं भाई रिमोरू को जो कि यहाँ पे तालियां बजा रहा है। लेकिन यहाँ पे रेनर को समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। लेकिन उसके बाद तो देखता है कि उसकी जो स्वॉर्ड है वो भाई हिनाटा के हाथ में, तो वो सोचता है कि मेरी स्वॉर्ड इसके हाथ में कैसे गई। लेकिन भाई हिनाटा उससे कहते हैं कि ठीक है अभी खड़े हो जाओ क्योंकि तुमने कहा था कि तुम इंग्रेशिया के सबसे पावरफुल नाइट हो। तो भाई वो समझ जाता है कि भाई इसकी जो लेवल है वो बहुत ही ज्यादा है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि गाय यहाँ पे शूना के ऊपर अटैक करने ही वाला है। लेकिन भाई शूना बहुत ही इजीली उसके सारे अटैक्स को इवेट करती है और भाई एक ही अटैक में उसकी जो होली स्वॉर्ड थी भाई उसको भी तोड़ देती है। और उसके बाद भाई ये उसकी स्वॉर्ड को टूटा हुआ देख के बहुत ही शौक होता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे शूना उससे कहते कि तुमने तो कहा था कि ये एक होली स्वॉर्ड है लेकिन मेरे ख्याल से ये बस एक घटिया स्वॉर्ड है। तो भाई उसके वजह से इसको आता है गुस्सा और वो फिर से यहाँ पे शूना के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन भाई यहाँ पे उसके बाद शूना उसको वन साइड पे ले जाती है, मतलब इसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है मार खाने के अलावा। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरू तारीफ करता है कि शायद शूना बहुत ही बढ़िया है मार्शल आर्ट में। तो यहाँ पे बेनीमारू उससे कहता है कि वो इस वजह से इतना बड़ी तरीके से क्लोज कॉम्बैट कर सकती है क्योंकि उसका जो टीचर था वो था हाकुरो और उसने उसे जुजुत्सु सिखाया था। लेकिन तभी उसके बाद हम देखते हैं भाई यहाँ पे शूना को जो कि यहाँ पे प्रेयर करना शुरू करती है और उसके एन्चेंटमेंट करना शुरू कर देती है। तो भाई यहाँ पे गाय सुन के समझ जाता है कि ये जो प्रेयर है और ये जो एन्चेंटमेंट है ये आखिर किस स्पेल को बिलोंग करती है। तभी यहाँ पे भाई शूना उस स्पेल को कंप्लीट कर लेती है और वो इस्तेमाल करती है डिसइंटीग्रेशन। तो भाई
भाई उस वजह से बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट यहाँ पे आता है गाय के ऊपर, और उस वजह से पूरे काउंसिल के अंदर हम बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट देखते हैं। तो भाई यहाँ पे रिमोरो सोचता है कि क्या शुनानी सच में यहाँ पे इस बंदे को खत्म तो नहीं कर दिया, लेकिन तभी हम देखते हैं कि भाई ये बंदा अभी भी जिंदा है, बस उसके कपड़े सारे के सारे जल चुके हैं। लेकिन भाई यहाँ पे शुना कहती है कि शायद मैं इस स्किल की प्रैक्टिस ही कर रही थी, तो शायद इस वजह से मैं इसमें परफेक्ट नहीं हूँ, तो मुझे ये नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन भाई यहाँ पे दूसरी तरफ रिमोरो कहता है कि ये बिल्कुल भी गलत बात है, क्योंकि यहाँ पे शुना ने उसके सिर्फ कपड़े जलाए, मतलब यहाँ पे शुना का पूरा कंट्रोल था उस पेल के ऊपर, इस वजह से वो ऐसा कर पाई है। लेकिन वो ये भी सोचता है कि यार मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही यहाँ पे उसे होली मैजिक सिखाया था, जो कि भाई एडलमेंस के साथ वो प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन इतने जल्दी उसने इस डिसइंटीग्रेशन मैजिक को सीख भी लिया है। और उसके बाद भाई यहाँ पे प्रिंस एल्ड्रिक कहता है रेनर से कि तुम यहाँ पे टाइम पास क्यों कर रहे हो, क्योंकि हमें हिनाटा के बाद यहाँ पे डीमन लॉर्ड को भी खत्म करना है, तो जल्दी से तुम यहाँ पे हिनाटा को हरा दो। तो उसके बाद हम देखते हैं भाई यहाँ पे रेनर को, जो कि बहुत डर चुका है, और भाई हिनाटा उससे कहते हैं कि तुम मुझ पे अटैक क्यों नहीं कर रहे हो। और भाई ये बंदा इतना डर चुका है कि वो डर के मारे नीचे गिर जाता है। तो भाई ये सीन देख के यहाँ पे प्रिंस एल्ड्रिक को भरोसा नहीं होता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रेनर कहता है कि मैं बिल्कुल भी इसके साथ फाइट नहीं कर सकता, मतलब ये मेरे लेवल की बहुत पार है। तो भाई इस अकल के अंधे को अभी समझ में आ चुका है कि ये किस लेवल पे है, मतलब भाई लेवल भी नहीं है उसकी हिनाटा के सामने। तो उसके बाद भाई यहाँ पे रिमोरो आता है और वो कहता है कि तो क्या तुम यहाँ पे फाइट कंटिन्यू रखने वाले हो या फिर खत्म करने वाले हो। तो भाई यहाँ पे एल्ड्रिक पीछे हट जाता है, और उसके बाद भाई रिमोरो इन बाकी काउंसलर को कहता है, जो कि भाई खड़े हुए थे प्रिंस एल्ड्रिक के साइड में, तो वो उनसे कहता है कि तुम जो भी लोग खड़े हो, तो तुम यहाँ पे मेरे अगेंस्ट खड़े हो या फिर तुम्हारा नेशन भी मेरे अगेंस्ट है। तो भाई ये लोग कुछ भी कह नहीं पाते यहाँ पे। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरो सोचता है कि बहुत सारे लोगों के ऊपर यहाँ पे स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस हुआ था, तो उस वजह से भाई बहुत सारे लोग उसके अगेंस्ट भी थे। लेकिन यहाँ पे जो लोग स्पेसिफिक प्रिंस एल्ड्रिक के साइड में खड़े हुए थे, वो भाई किसी के कंट्रोल में नहीं थे, मतलब उन्होंने सोच समझ के ये डिसीजन लिया था। इसका मतलब ये है कि ये सच में उसके दुश्मन है। तो उसके बाद भाई यहाँ पे रिमोरो उससे कहता है कि तो ठीक है, अभी हम इसको कैसे सुलटाने वाले हैं इस फाइट को। तो तभी उसे रिपोर्ट करती है रफालसन से और कहती है कि एक मर्डरस इंटेंट मैंने डिटेक्ट किया है, वो भी लॉन्ग रेंज से, और उसका टारगेट है प्रिंस एल्ड्रिक। तो तभी भाई वो उसे मुड़ के देखता है और वो मैजिक सेंस को इस्तेमाल करके देखता है कि 1.2 माइल दूर, मतलब लगभग 2 किलोमीटर दूर एक असैसिन है, जो उसके हाथ में भाई एक हैंडगन भी है। तो यहाँ पे रिपोर्ट करती है रफालसन से कि वो एक हैंडगन को इस्तेमाल कर रही है, जो कि एक दूसरे वर्ल्ड से लाई गई है, मतलब अपना जो नॉर्मल वर्ल्ड है वहां से, लेकिन उसकी जो रेंज है वो है 60 यार्ड। तो भाई यहाँ पे रिमोरो सोचता है कि टारगेट बहुत दूर है और वो असैसिनेशन भी बहुत ही दूर है, तो इतने दूर से वो खत्म भी नहीं कर पाएगी। अगर उसने मैजिक के साथ उसकी जो रेंज है वो एक्सटेंड भी कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी जो असैसिन है और जो टारगेट है मतलब एल्ड्रिक, उसके बीच में बहुत सारी चीजें है, तो वो उसे खत्म नहीं कर पाएगी। लेकिन तभी भाई यहाँ पे जो ग्लेंडा होती है, मतलब जो असैसिन होती है, वो फायर कर देती है, और तभी वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है उस बुलेट के सामने, और यहाँ पे रफालसन से उसको रिपोर्ट कर देते कि ये एक स्पेशल मूवमेंट है जिसे स्पेशल कनेक्शन भी कहा जाता है। और भाई वो पोर्टल खुलता है प्रिंस एल्ड्रिक के साइड में, और यहाँ पे ये सेंस करते हैं हिनाटा और जो गिराड होता है वो दोनों ही। लेकिन तभी भाई यहाँ पे रिमोरो बिजलबब को इस्तेमाल करके उस बुलेट को ही खत्म कर देता है। लेकिन भाई यहाँ पे प्रिंस एल्ड्रिक को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। तो तभी वही यहाँ पे हिनाटा आके कहते कि क्या तुम अभी ठीक हो। और भाई यहाँ पे गिराड भी आता है और वो कहता है कि ये बहुत ही कमाल की बात है कि अभी तक तुम जिंदा हो, क्योंकि जो डिमन लॉर्ड रिमोरो ने बहुत ही सही टाइम पे रिएक्ट किया, उस वजह से तुम अभी जिंदा हो। तो भाई यहाँ पे हिनाटा ये सुन के गए थे कि ये सारी चीजें मुझे उस पर ही छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो भाई कुछ भी कर सकता है। लेकिन उसके बाद हम सीन देखते हैं यहाँ पे चेयरमैन और हिनाटा का, जहाँ पे भाई हिनाटा एक्सप्लेन करती है कि इस छोटी सी चीज से तुम किसी को भी खत्म कर सकते हो, और वो एक्सप्लेन करती है कि इसको चलाने के लिए एक टूल भी आता है, मतलब गन। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे चेयरमैन सोचता है कि आखिर इनका टारगेट जो था वो प्रिंस एल्ड्रिक क्यों था। तो भाई यहाँ पे हिनाटा एक्सप्लेन करती है कि शायद इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे प्रिंस एल्ड्रिक अगर यहाँ पे मरता है तो उसका ये सारा दोष रिमोरो के ऊपर डाल सकते हैं, और भाई उस वजह से इन सारे लोगों का टारगेट रिमोरो बन जाएगा। तो भाई ये सुन के यहाँ पे चेयरमैन भी सोचता है कि शायद तुम बिल्कुल सच बात कह रही हो, क्योंकि ऐसा बिल्कुल हो सकता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे हिनाटा कहती है कि ये जो दोनों थे, मतलब भाई गाय और रेनर, ये दोनों बस पैदे थे और कोई और ही इन सारी चीजों को कर रहा था। तो यहाँ पे उसके बाद एल्ड्रिक कहता है कि क्या मैं हमेशा ही ऐसे टारगेट होने वाला हूँ। तो यहाँ पे रिमोरो से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा तुम्हारे साथ फिर से होगा। तो भाई यहाँ पे एल्ड्रिक कहता है कि क्यों नहीं, क्योंकि मैं एक प्रिंस हूँ तो मेरे ऊपर फिर से अटैक हो ही सकता है। लेकिन भाई यहाँ पे रिमोरो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ का जो किंग है, मतलब इंग्रेशिया का किंग, वो इतना बेवकूफ है कि तुम्हारे जैसे बंदे को वो एक क्राउन पीस रहने देगा, मतलब जो भी तुमने यहाँ पे किया है उसके बावजूद भी। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरो उससे कहता है कि देखो तुमने जो गलती की है उसके लिए तुम्हें तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद वो ये भी कहता है कि देखो कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अगर यहाँ पे किंग नहीं बनते हो, तो तुम्हें उसके आगे भी कुछ सोचना चाहिए कि तुम किंग छोड़ के और क्या कर सकते हो। और दूसरी तरफ वो एक्सप्लेन करता है कि मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी डिमन लॉर्ड बनूंगा, और मुझे बनना भी नहीं है, लेकिन मैं पता नहीं कैसे बन गया। तो ऐसी चीजें हो ही जाती है लाइफ में। तो भाई ये सुन के यहाँ पे प्रिंस एल्ड्रिक सोचता है
सोचता है कि तो ये मेरी गलती है क्योंकि मैं यहाँ पे मैं किसी और के बातों में आ गया। और भाई वो देखता है गबान की तरफ और वो कहता है कि देखो गबान, तुम ही आए थे मेरे पास ये सारा प्लान लेके और मुझे लगता है कि हमें शायद अभी इन सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और हमारी गलती मान लेनी चाहिए। तो भाई उसके बाद यहाँ पे रिमोरो गबान से क्वेश्चन करता है कि तो गबान मुझे बताओ कि आखिर तुम यहाँ पे क्या प्लान कर रहे थे प्रिंस एल्ड्रिक को शामिल करके। तो भाई यहाँ पे गबान कहता है कि अगर तुम कहना क्या चाहते हो क्योंकि मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं था। तो भाई यहाँ पे प्रिंस एल्ड्रिक चिल्ला के कहता है कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो क्योंकि ये सारी प्लानिंग तुम्हारी थी और तुमने जो ऑर्ब लाया था रिमोरो को कंट्रोल करने के लिए वो भी तुम ही ने लाया था। तो भाई यहाँ पे गबान उससे कहता है कि आखिर तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये सारी चीजें मैंने की थी। तो भाई यहाँ पे जोहान भी आता है, वो कहता है कि सर गबान, तुम ये जो भी कर रहे हो भाई इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है और इसके वजह से मैं और जो बाकी काउंसिलर वो बिल्कुल भी तुम्हारा साथ नहीं देने वाले। लेकिन यहाँ पे भाई गबान कहता है कि देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस यहाँ पे प्रिंस एल्ड्रिक ने जैसा मुझे कहा था कि मुझे इन्वाइट करना, तो मैंने बस उसे यहाँ पे इन्वाइट किया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो अंदर आके ऐसे चीजें करेगा। मतलब भाई यहाँ पे गबान ने सारी चीजें यहाँ पे प्रिंस एल्ड्रिक के ऊपर डाल दी है। लेकिन तभी भाई यहाँ पे एक नाइट होता है, वो अनाउंस करता है कि यहाँ पे किंगडम ऑफ इंग्रेशिया का किंग जिसका नाम है आइगल वो भाई यहाँ पे आ रहा है। तो तभी हम देखते हैं भाई यहाँ पे जो कि भाई किंग आइगल है वो वहाँ पे एंट्री करता है और वो कहता है भाई रिमोरो से कि डिमोन लॉर्ड रिमोरो, मेरे बेटे ने आपके साथ बदतमीजी की और उस वजह से मैं ये सारी चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। और वो कहता है कि मैं एक किंग के नाते नहीं बल्कि एक फादर होने के नाते मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि ये सारी गलती जो भी यहाँ पे हुई तो यहाँ पे इस वजह से मैं माफी मांगता हूँ। तो भाई यहाँ पे रिमोरो कहता है कि अरे ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो किंग होता है वो भाई कहता है कि मैं तुम्हारे नेशन के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप रखना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ भी। तो भाई यहाँ पे रिमोरो भी एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे किंग आइगल देखता है भाई प्रिंस एल्ड्रिक की तरफ और कहता है कि तुम्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और भाई ये बंदा कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप मान लेता है। तो उसके बाद भाई यहाँ पे किंग कहता है गबान से, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा था कि तुम यहाँ पे सारे लोगों को सच्चाई बता दोगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पे बताने वाले हो। तो लेकिन उसके बाद किंग कहता है कि ठीक है, कोई जरूरत नहीं तुम्हें और बताने की, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैजिक इनक्विजिटर को बुला लिया है तो वो तुम्हारे साथ निपटेंगे अभी। तो भाई ये सुनते ही गबान की फटके चार हो जाती है और तब भी वो कहता है चिल्ला के कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं सारी बातें सच सच बता दूंगा। लेकिन भाई वो मैजिक इनक्विजिटर इसको पकड़ के लेके जाते हैं। लेकिन तभी उसके बाद अपनी जो काउंसिल की मीटिंग है वो फिर से शुरू हो जाती है और यहाँ पे जो 3 पॉइंट्स है वो भाई मंजूर हो चुकी है। और पहला ये है कि भाई टेम्पेस्ट अभी एज अ नेशन रिकॉग्नाइज हो चुका है और दूसरा ये है कि टेम्पेस्ट अभी काउंसिल को ऑफिशियली ज्वाइन करने वाला है। और तीसरी चीज ये है कि काउंसिल की जो मिलिट्री राइट है वो भाई आ चुकी है अभी टेम्पेस्ट के पास, मतलब टेम्पेस्ट ही सारी मिलिट्री राइट को संभालेगा। लेकिन तभी उसके बाद रिमोरो सोचता है कि इन सारी चीजों को शायद मुझे रफाल सेंसे के ऊपर छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये भाई उसके बस की बात नहीं है। लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट होता है भाई ग्लेंडा की तरफ, मतलब उस असैसिन की तरफ, जहाँ पे वो सोचती है कि आखिर में फेल कैसे हो गई, क्योंकि वो सोचते है कि मैंने जो मेरी स्किल है स्नाइपर उसको इस्तेमाल करके उस प्रिंस के साइड में बुलेट मेरी पहुंचा दी थी, मतलब भाई वो पोर्टल को इस्तेमाल करके, तो उसके बाद वो बचना नहीं चाहिए था। तो वो सोचती है कि शायद उस डीमन के मास्टर को मैंने हल्के में ले लिया, मतलब भाई वो यहाँ पे डियाब्लो की बात कर रही है क्योंकि डियाब्लो को देख के पहले भाग चुकी थी। तो तभी भाई उसके पीछे से आता है अपना सोए और वो कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा क्योंकि तुमने यहाँ पे सर रिमोरो को बहुत अंडर एस्टिमेट कर लिया है और तुम कितनी बेवकूफ हो कि तुम अभी तक यहीं पे रुकी हो। तो भाई यहाँ पे ग्लेंडा उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। तो वो कहता है कि मेरा नाम है सोए और मैं सर रिमोरो का एक फेथफुल सर्वेंट हूँ। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि क्या तुमने मेरे मूव्स को प्रेडिक्ट कर लिया था। लेकिन यहाँ पे सोए कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सर रिमोरो को सारी चीजें पता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। और उसके बाद वो कहता है कि अगर तुम यहाँ पे मुझे सच सच सारी चीजें बता देती हो तो तुम्हें कोई भी दर्द नहीं होगा इस सारी प्रोसेस में। तो भाई ये सुनते ही ग्लेंडा हंसने लगती है और वो सीधा फायर करती है सोए के ऊपर। और यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई सोए के ऊपर से वो बुलेट बाउंस ऑफ हो जाती है। तो भाई यहाँ पे उसके बाद ग्लेंडा सोचती है कि मुझे पता ही था कि इसके ऊपर ये नॉर्मल अटैक बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे क्योंकि भाई ये बंदा एक हाई लेवल का मार्जिन है। लेकिन तभी वो सोए के ऊपर एक क्लोज कॉम्बैट अटैक करती है, वो भी एक नाइफ के साथ। लेकिन भाई वो नॉर्मल नाइफ नहीं होता बल्कि वो एक मैजिक से भरा हुआ नाइफ होता है, जिस वजह से यहाँ पे सोए उसके अटैक को ब्लॉक किया जाता है। तो वो समझ जाती है कि भाई इस बंदे को पहले ही पता है कि इस नाइफ के ऊपर मैजिक लगा है, उस वजह से वो मेरे अटैक को अभी डॉज कर रहा है। लेकिन भाई तभी सोए उसके ऊपर अटैक करता है और वो बहुत ही आखिरी मोमेंट पे उससे डॉज करती है। तो भाई सोए उससे कहता है कि तुम्हारी इंस्टिंक्ट बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पे ग्लेंडा कहती है थैंक यू तारीफ के लिए। लेकिन तभी उसके बाद भाई यहाँ पे ग्लेंडा फिर से फायर करती है सोए के ऊपर और यहाँ पे सोए कहता है कि तुम यहाँ पे अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। और भाई हम देखते हैं कि सोए के ऊपर 3-4 बुलेट यहाँ पे ग्लेंडा ने फायर कर ली है और भाई यहाँ पे एक सोए उसको डॉज भी नहीं करता क्योंकि उसके ऊपर बुलेट काम नहीं करती। लेकिन तभी हम देखते हैं भाई कि एक्चुअली में सोए को बहुत ज्यादा डैमेज मिला है और उसकी बुलेट फाइनली इसके ऊपर काम करती है। तो यहाँ पे ग्लेंडा उससे कहती है कि मैंने ये जो बुलेट है ये मैजिक के साथ मिक्स की थी, इस वजह से तुम्हें इतना डैमेज मिला है। लेकिन तुम्हें पहले ऐसा लगा था कि तुम्हारे ऊपर बुलेट काम नहीं करेगी, इस वजह से तुमने डॉज नहीं किया, तो इस वजह से ये तुम्हारी हालत हो चुकी है।
तो भाई यहाँ पे ये सुनने के बाद सोए कहता है कि अच्छा तो ये एक नॉर्मल बुलेट नहीं थी। तो तभी उसके बाद भाई यहाँ पे ग्लेंडा एक्सप्लेन करती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये एक मैजिक बुलेट है जिसको भाई मैंने मेरे मैजिक के साथ सॉलिडिफाई किया है और ये बुलेट तुम्हारे जैसे लोगों के लिए बिल्कुल सही है। लेकिन उसके बाद ग्लेंडा उससे कहते हैं कि देखो अभी जो भी हो, क्योंकि तुमने मेरी शक्ल देख ली है तो मुझे तुम्हें यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे ग्लेंडा सोचती है कि इसके ऊपर अभी मैजिक बुलेट काम करती है तो मैं उसी को इस्तेमाल करके इसे खत्म कर दूंगी। लेकिन उसके बावजूद भी भाई यहाँ पे सोए उससे कहता है कि देखो अभी भी तुम सरेंडर कर सकती हो। और उसके बाद वो कहता है कि सर रिमोरो बहुत ही जेंटल पर्सन है तो वो तुम्हें खत्म नहीं करेंगे अगर तुम यहाँ पे अभी भी सरेंडर करती हो तो भाई यहाँ पे उसके बाद ग्लेंडा कहते हैं कि देखो तुम्हारा जो बॉस है शायद वो बहुत ही काइंड है, लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हारी बकबक सुनने के लिए नहीं आई हूँ। लेकिन उसके बाद वो फिर से भाई फायर करना शुरू करती है और हम देखते हैं कि भाई सोए जो कि भाई पहले बहुत ही उसे डैमेज मिल चुका है और फिर से उसके सामने अभी 4-5 पोर्टल खुल चुके हैं और भाई सारी बुलेट्स उसके तरफ आ रही है। लेकिन तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि सारी की सारी बुलेट यहाँ पे सोए को हिट करती है और भाई सोए फाइनली यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो भाई ग्लेंडा कहते हैं कि उसे हराने के लिए मुझे मेरे सारे पैतरे को इस्तेमाल करना पड़ा और तभी भाई वो यहाँ से निकलने लगती है। लेकिन तभी वो आवाज सुनती है सोए की और वो कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है तो तुम यहाँ पे सरेंडर क्यों नहीं कर देती। तो तभी यहाँ पे ये देख के ग्लेंडा पूरी शॉक होती है और वो कहते हैं कि तुम आखिर जिंदा कैसे हो। तो यहाँ पे सोए एक्सप्लेन करता है कि मैंने ये सारी चीजें जानबूझ के की क्योंकि मैं तुम्हारी स्किल को देखना चाहता था। तो यहाँ पे ग्लेंडा कहती है कि देखो ब्लफ मत करो मेरे सामने। लेकिन तभी भाई उसके पीछे एक और सोए आ जाता है और साइड में देखते हैं कि एक और सोए, मतलब यहाँ पे 2 नहीं बल्कि टोटल 4 सोए आ चुके हैं उसके साइड में। तो भाई इतने सारे इसके क्लोन्स को देख के वो कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, क्योंकि इतने सारी फिजिकल बॉडीज होनी नहीं चाहिए। तो भाई यहाँ पे सोए एक्सप्लेन करता है कि ये बस मेरी एक स्किल है जिसका नाम है बॉडी डबल और तुमने मेरे एक बॉडी डबल को खत्म कर दिया। मतलब वो मेरे जितना तो पावरफुल नहीं है लेकिन तभी ये बहुत ही बढ़िया बात है कि तुमने एक को खत्म कर दिया। तो यहाँ पे तभी उसके बाद भाई ग्लेंडा शॉक होती है और यहाँ पे उसके बाद सोए कहता है कि देखो मैं सर रिमोर को और वेट नहीं करवाना चाहता तो अभी अपन अपना काम शुरू करते हैं। और भाई यहाँ पे इन दोनों की फाइट फिर से शुरू होती है। लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट होता है कैफे की तरफ जहाँ पे ये सारे लोग अभी बैठ चुके हैं कॉफी पीने के लिए। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरो इन दोनों से कहता है कि मेरे से ज्यादा गुस्सा तो तुम लोगों को आ चुका था और अच्छा है कि तुम यहाँ पे दोनों फाइट करने के लिए गई थी, क्योंकि अगर मैं एक डिमोन लॉर्ड फाइट करने जाता तो वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन भाई ये सुनने के बाद ये दोनों ही मना कर देती है और वो कहती है कि हम बिल्कुल भी गुस्सा नहीं थे। और भाई यहाँ पे हिनाटा भी कहती है कि मैं बस वहाँ पे उसे एटिकेस्ट और मैनर सिखा रही थी कि कैसे तमीज से बात की जाती है। और भाई शुना भी यही कहती है। और उसके बाद यहाँ पे ये चीज सुनता है रिमोरो और वो कहता है कि हाँ जैसे मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करने वाला हूँ। लेकिन उसके बाद भाई हम देखते हैं यहाँ पे बेनीमारू को, जिसके भाई रिमोरो तारीफ करता है कि तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया बेनीमारू, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा टेंशन तुम्हारी थी। लेकिन यहाँ पे बेनीमारू कहता है कि ये मेरे लिए बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं इतना गुस्से में आ चुका था कि मेरा दिमाग ही पूरा ब्लैंक हो चुका था। तो उसके बाद जब शुना सामने आई तो उसके बाद मेरा थोड़ा दिमाग जगह पे आया। लेकिन उसके बाद बेनीमारू कहता है कि अगर यहाँ पे शुना थोड़ा लेट आती तो मैं इन सब लोगों को यहाँ पे जला के राख करने वाला था। तो भाई तभी ये चीज सुन के यहाँ पे रिमोरो उसके ऊपर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम बिल्कुल भी ऐसा कर नहीं सकते बेवकूफ। लेकिन यहाँ पे भाई बेनीमारू कहता है कि मैं बस मजाक कर रहा था। लेकिन उसके बाद भाई हम देखते हैं वहां पे आता है भाई अपना सोए और यहाँ पे सोए भी आके बैठ जाता है और भाई ये चाय कॉफी पीना शुरू करते हैं। और यहाँ पे सोए एक्सप्लेन करता है कि उसने यहाँ पे जो असैसिन है भाई उसको पकड़ लिया है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरो कहता है कि तुमने उसे पकड़ तो लिया है लेकिन तुम्हारे पास उसकी कोई भी इन्फो नहीं है। तो यहाँ पे सोए कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा सर रिमोरो, क्योंकि मैंने उससे पूछताछ की लेकिन उसने उसकी आइडेंटिटी भी रिवील नहीं की और उसका नाम क्या है वो भी नहीं बताया। लेकिन उसने सिर्फ तुम्हारे लिए ये चीज कही कि तुम उस डेविल के बॉस हो, मतलब भाई वो यहाँ पे डियाब्लो की बात कर रही है। तो यहाँ पे सोए भी कहता है कि शायद यहाँ पे ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे डियाब्लो के साथ ग्लेंडा पहले भिड़ चुकी थी और इस वजह से उसने ऐसा कहा। तो भाई यहाँ पे अपना रिमोरो सोचता है कि डियाब्लो ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और उसके बाद वो डियाब्लो को याद करता है, सोचता है कि भाई डियाब्लो ऐसी फालतू चीजें मुझे कभी भी नहीं बताएगा और अगर वो यहाँ पे होता तो वो कहता है कि ये बहुत ही छोटी चीज थी, इस वजह से ये मैंने आपको बताया नहीं। लेकिन तभी भाई उसके बाद हिनाटा एक्सप्लेन करती है कि तुमने जो मुझे यहाँ पे उस असैसिन के बारे में बताया तो वो वन ऑफ द 3 बैटल स्टेजेस में से एक है। उसका नाम है ग्लेंडा और लोग उसे एक रेजिंग सी बुलाते हैं, मतलब वो उसका फेमस निकनेम है। और उसके बाद वो बताती है कि वो मेरे लिए काम करती थी। तो भाई ये बताने के बाद यहाँ पे ये सारे लोग जाते हैं ग्लेंडा के पास और तब भी ग्लेंडा देखती है हिनाटा को और भाई वो शॉक हो जाते हैं कि भाई यहाँ पे उसकी चीफ क्या कर रही है। लेकिन हिनाटा उससे कहते हैं कि तुमसे मिलकर बहुत ही बढ़िया लगा ग्लेंडा। तो यहाँ पे ग्लेंडा सोचते है कि ठीक है शायद मेरा खेल अभी यहीं पे खत्म होने वाला है, तो एक काम करो तुम मुझे यहीं पे खत्म कर दो। लेकिन यहाँ पे भाई सोए उससे कहता है कि अपना मुंह बंद रखो और जब क्वेश्चन किया जाए तभी जवाब दो। तो भाई ये बहुत ही डर जाती है। तो उसके बाद यहाँ पे हिनाटा कहती है भाई रिमोरो से कि मैं पहले इससे क्वेश्चन करना चाहती हूँ। तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हिनाटा का जो कि भाई इससे क्वेश्चन करती है और वो कहती है कि क्या तुम्हें यहाँ पे किसी ने ऑर्डर दिया था प्रिंस एल्ड्रिक को खत्म करने के लिए। तो भाई यहाँ पे ग्लेंडा हाँ कहती है और उसके बाद फिर से हिनाटा क्वेश्चन करती है कि क्या तुम्हारा एम ये था
कि क्या ये सारी चीजों का दोष तुम रिमोरो के ऊपर डाल देंगे, मतलब प्रिंस एलिक खत्म हो जाता है तो भाई वो कहते हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और मुझे सिर्फ यहाँ पे ऑर्डर दिए गए थे कि मुझे बस ये मिशन करना है। लेकिन उसके बाद हिनाटा उससे अगला क्वेश्चन करती है कि जो ग्रुप तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, जो कि भाई कंट्रोल कर रहा है काउंसिल को, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर वो लोग है कौन। तो भाई यहाँ पे ग्लेंडा कहते हैं कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहती। लेकिन उसके बाद यहाँ पे हिनाटा कहते हैं कि बहुत बार काउंसिल ने ऐसे मूव लिया है कि उसके वजह से मुझे ऐसा लगा था कि वेस्टर्न होली चर्च के अंदर उनका कोई ना कोई स्पाई मौजूद है। तो उसके बाद यहाँ पे फिर से हिनाटा उससे पूछते कि तुमने हमें धोखा दिया, मतलब तुमने हमें स्टार्टिंग से ही धोखा दिया, तो क्या तुम्हें इसके लिए भी ऑर्डर दिया गया था। तो भाई फिर से ग्लेंडा मना कर देती है जवाब देने से। लेकिन उसके बाद हिनाटा उससे कहती है कि देखो अगर तुम यहाँ पे जवाब दे देती हो अच्छे से तो मैं तुम्हारी जो पनिशमेंट वो कम कर दूंगी। तो उसके बाद फिर से भाई यहाँ पे हिनाटा उससे आखिरी क्वेश्चन कहती है कि क्या तुम ल्यूमिनस के ऊपर भरोसा करती हो, मतलब गॉड ल्यूमिनस के ऊपर। तो भाई यहाँ पे ग्लेंडा कहती है कि देखो मैं उस गॉड के ऊपर बिल्कुल भी नहीं भरोसा करती और अगर तुम्हें कुछ ऐसा करना है तो एक काम करो, मुझे कुछ तुम पैसे दे दो। तो तभी भाई यहाँ पे हिनाटा उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन भाई रिमोरू बीच में आके उसे रोक देता है और रिमोरू से कहता है कि देखो हिनाटा हम बस यहाँ पे इंटरोगेशन कर रहे हैं तो तुम यहाँ पे अटैक नहीं कर सकती। लेकिन भाई हिनाटा उससे कहते हैं कि देखो मैं उसे बिल्कुल भी खत्म नहीं करने वाली थी। तो भाई यहाँ पे रिमोरू उससे कहता है कि झूठ मत बोलो। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे शुना भी कहते हैं कि देखो सर रिमोरू इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो यहाँ पे खत्म भी हो जाती तो मैं यहाँ पे रिजरेक्शन मैजिक को इस्तेमाल करके उसे फिर से जिंदा कर सकती थी। तो भाई ये सुन के यहाँ पे ग्लेंडा शॉक हो जाती है। लेकिन तभी उसके बाद भाई यहाँ पे रिमोरू कहता है हिनाटा से कि देखो हिनाटा थोड़ी देर के लिए अभी साइड हो जाओ क्योंकि मैं अभी पूछताछ करता हूँ। तभी हम देखते हैं यहाँ पे रिमोरू बैठ चुका चेयर पे इससे क्वेश्चन करने के लिए और रिमोरू से कहता है कि देखो मुझे पता है तुम यहाँ पे बहुत ही प्रो इन सारी चीजों में, तो तुम यहाँ पे बैठ के सिर्फ मेरी बातें सुनो और तुम यहाँ पे जो अपना पोकर फेस खेल रही हो तुम वैसा ही रख सकती हो। तो भाई हम देखते हैं ग्लेंडा को जो कि भाई आराम से बैठी है। लेकिन भाई यहाँ पे रिमोरू इस्तेमाल करता है रफाल सेंसे को और वो अभी उसकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकालने वाला है। तो तभी भाई रफाल सेंसे भी तैयार हो जाती है और उसके बाद रिमोरू एक्सप्लेन करता है कि क्या तुम्हें पता है कि एक यूनिस्किल जो होती है वो लोगों की जो सोल है उसके अंदर रूटेड होती है और तुम इसका बहुत ही बेस्ट एग्जांपल हो क्योंकि तुम्हारे मामले में भी ऐसी ही चीज है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरू एक्सप्लेन करता है कि जो भी काउंसलर थे उन मीटिंग के अंदर उनके बहुत सारे ग्रीडी डिजायर थे और वो ऐसा लग रहा था कि किसी ना किसी ने उनके अंदर वो प्लांट किया है उनकी यूनिक स्किल को इस्तेमाल करके। तो भाई यहाँ पे ग्लेंडा कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि सारे लोगों के अंदर लालच ग्रीड होती है। लेकिन यहाँ पे रिमोरू एक्सप्लेन करता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, सारे लोगों में ग्रीड होती है, लेकिन उन सारे काउंसलर के ऊपर जो ग्रीड थी उनकी जो वेवलेंथ थी वो बिल्कुल सेम थी, मतलब बिल्कुल ही इक्वल थी। और यही चीज मैं तुम्हारे लिए भी कह सकता हूँ क्योंकि तुम्हारे अंदर से भी वही वेवलेंथ में देख सकता हूँ। लेकिन उसके बाद रिमोरू कहता है कि तुम्हारे केस में तुम थोड़ी प्रोटेक्टेड हो क्योंकि तुम्हारे जो यूनिक स्किल है वो तुम्हारी सोल को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा है, तो उस वजह से तुम यहाँ पे ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हो रही हो उससे। तो यहाँ पे रिमोरू उसके बाद कहता है कि देखो तुम्हारी जो स्किल है वो बहुत ही बेहतरीन है जो कि तुम्हारी यूनिक स्किल है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों के पास ऐसी यूनिक स्किल होती है जिससे वो बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं। तो भाई यहाँ पे ग्लेंडा कहते हैं कि तुम यहाँ पे अप्रेजल आई की बात कर रहे हो शायद। तो उसके बाद यहाँ पे अपना रिमोरू एक्सप्लेन कर रहा है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ डीमन लॉर्ड मिलिम की, जो कि भाई एक ही नजर में बता सकती है कि तुम्हारी स्किल क्या है और कैसे वर्क करती है। तो उसके बाद भाई यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि ये जो स्किल है मिलिम के पास वो भाई बहुत ही यूनिक है, मतलब अगर किसी के पास 2 या 2 से ज्यादा यूनिक स्किल है तो भाई उसके मामले में वहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो जाती है क्योंकि उस टाइम पे उससे पता नहीं चलता कि क्या इस बंदे के पास बहुत सारी यूनिक स्किल है या फिर उसकी यूनिक स्किल बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो उसके बाद भाई वो याद करता है कि जब वो वालपुरुष के अंदर गया था और वहाँ पे गाय ने उसके ऊपर नजर रखी थी और यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि शायद गाय के पास भी ऐसी एक एबिलिटी है, मतलब स्किल एनालिसिस एबिलिटी है कि जिससे भाई वो अगले अपोनेंट की जो स्किल है उनको देख सकता है, क्योंकि उस टाइम पे रिमोरू के पास 4 अल्टीमेट स्किल थी और वो भी बहुत ही हाई एंड वर्जन की। तो भाई शायद उस वजह से यहाँ पे गाय ने सोचा होगा कि उसके साथ वो फालतू के पंगे नहीं ले सकता। और यहाँ पे उसके बाद रिमोरू सोचता है कि अगर तुम्हें इस दुनिया के अंदर जिंदा रहना है तो भाई तुम एक साथ अपने सारे पत्ते एक साथ नहीं खोल सकते और इसी की वजह से वो जो उसकी रफाल स्किल है, मतलब जिसको वो रफाल सेंसे कहता है, उसने वो भाई किसी को भी नहीं बताई है। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे ग्लेंडा कहते हैं कि अच्छा तो तुम यहाँ पे मेरी स्किल को देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे उसके बाद ग्लेंडा कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा क्योंकि मेरे पास यूनिक स्किल है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरू कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी और के कंट्रोल में हो। लेकिन उसके बाद रिमोरू कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो एम्प्लॉयर है, मतलब भाई मारिया बेल, वो बहुत ही पावरफुल है और उसकी जो यूनिक स्किल है वो भी बहुत ही पावरफुल है। तो उसके बाद रिमोरू एक्सप्लेन करता है कि हमारा जो फाउंडर फेस्टिवल हुआ था उसके अंदर भी ऐसे लोग थे कि भाई जिनके ऊपर ऐसी ग्रिड थी और यहाँ पे जो गाय था वो भी उनमें से एक है और अभी हमने काउंसिल के अंदर भी बहुत सारे लोगों को देखा ऐसे ही सेम वेवलेंथ पर। तो उसके बाद यहाँ पे रिमोरू कहता है कि इसका मतलब ये है कि जो भी इन चीजों को कर रहा है और जो भी इन सारे लोगों को कंट्रोल कर रहा है उनकी ग्रिड के स्किल की वजह से, तो इसका मतलब यह है कि इनका जो कास्टर है वो भाई आसपास ही होना चाहिए, जो कि तुम्हारा एम्प्लॉयर है भाई वो उस फेस्टिवल के अंदर मौजूद था। लेकिन उसके बाद भाई आखिरी में
रिमोर उससे कहता है कि तो एक बात बताओ, क्या उस एम्प्लॉयर का नाम है मारिया बेल रोजो? तो भाई ये सुन के यहाँ पे ग्लेंडा शॉक हो जाती है और वो कहती है कि मुझे नहीं पता इस नाम के बारे में। लेकिन तभी भाई यहाँ पे हिनाटा सुनती है रोजो फैमिली का नाम और वो कहती है कि क्या रोजो फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व है? तो भाई यहाँ पे हिनाटा एक्सप्लेन करती है कि जो ग्रैंडबेल रोजो है वो भाई फाउंडर है इस रोजो फैमिली का और वो एक फॉर्मर हीरो भी रह चुका है। और मुझे पता है ग्लेंडा तुम्हें भी उसके बारे में पता है। और वही ग्रैंडबेल रोजो 7 डेज क्लर्की का हेड भी रह चुका है जिसको हम संडे प्रीस कहते हैं और भाई उसका नाम था ग्रेन। तो भाई यहाँ पे सोए कहता है कि 7 डे क्लर्की को तो हमने पहले खत्म कर दिया था। और भाई यहाँ पे बेनीमारू भी कहता है कि मैंने सुना था कि लेडी लुमिनस और डियाब्लो ने उन सबको खत्म कर दिया। तो भाई यहाँ पे हिनाटा एक्सप्लेन करती है कि निकोलस ने ऐसा कहा था कि उसने ग्रेन को खत्म कर दिया, मतलब भाई ग्रैंडबेल को। तो उसके बाद वो कहती है कि ग्रैंडबेल एक ऐसा बंदा है जो कि भाई ग्रेन था उस टाइम पे, वो एक ऐसा बंदा है कि जिसने होली चर्च के ऊपर सेंचुरीज तक रूल किया है और मुझे नहीं लगता कि वो इतने आसानी से खत्म होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मारिया बेल को वही इस्तेमाल कर रहा है जो कि उस रोजो फैमिली का हेड भी है ग्रैंडबेल रोजो, जो कि 7 डेज क्लर्की का लीडर भी है मतलब ग्रेन। तो ऐसा पर्सन जो कि भाई 100 सालों से चर्च के अंदर काम कर रहा है, तो उसके लिए इस काउंसिल को अपने जेब में रखना कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो भाई उसके बाद यहाँ पे रिमोरो कहता है कि क्या तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये जो ग्रेन है मतलब ग्रैंडबेल रोजो, क्या ये मास्टरमाइंड हो सकता है? तो भाई यहाँ पे हिनाटा कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, ऐसा बिल्कुल हो सकता है और शायद वही मारिया बेल को इस्तेमाल कर रहा है। तो भाई यहाँ पे ग्लेंडा चिल्ला के कहते हैं कि आखिर तुम्हें ये सारी चीजें कैसे पता चली? तो भाई यहाँ पे वो चिल्ला के कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मैंने ही ये सारी चीजें तुम्हें बताई। तो भाई यहाँ पे रिमोरो सोचता है कि तुमने गलत लोगों के साथ पंगा ले लिया है और वो भी मेरे रफाइल सन से किस्सा। तो भाई यहाँ पे हम देखते हैं ग्लेंडा को जो कि बहुत ही शौक में होती है और वो कहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं यहाँ पे मरने वाली हूँ। तो भाई यहाँ पे हिनाटा कहती है कि तुम जैसे धोखेबाज के लिए ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरो उससे क्वेश्चन करता है कि क्या ये मारिया बेल लड़की सच में इतनी पावरफुल है कि मतलब तुम्हारे पास उतनी स्किल है उसके बावजूद भी तुम इतना डर रही हो? तो यहाँ पे ग्लेंडा एक्सप्लेन करती है कि हमारे जैसे जो समन किए हुए लोग हैं उनके लिए सारी चीजें डिफरेंट है, क्योंकि जब से हम इस दुनिया में आए हैं हमारे ऊपर एक कर्स लगा दिया गया है मारिया बेल के थ्रू। तो उस वजह से जब भी हम इनको धोखा देंगे तो भाई तभी वो हमारी जो सोल है उसे खत्म कर देंगे। तो भाई हिनाटा ये सुनने के बाद कहते हैं कि अच्छा तो यहाँ पे तुमने जानबूझ के यहाँ पे लेडी लुमिनस को धोखा नहीं दिया था। लेकिन यहाँ पे ग्लेंडा एक्सप्लेन करती है कि देखो मैं भी एक टाइम पे यहाँ पे गॉड के ऊपर भरोसा करना चाहती थी, लेकिन ग्रैंडबेल ने मेरे ऊपर नजर रखी थी। और उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे पता था कि कोई भी गॉड मेरे लिए आके मेरी मदद नहीं करने वाली। लेकिन उसके बाद यहाँ पे हिनाटा भी उससे कहती है कि बिल्कुल तुमने सही कहा, क्योंकि अगर तुम्हारी सोल डिस्ट्रॉय हो जाती है तो रिजरेक्शन मैजिक भी तुम्हारे ऊपर काम नहीं करने वाला। भाई तभी यहाँ पे रिमोरो बात करता है रफाइल सेंसे से और वो कहता है कि ठीक है अभी तुम यहाँ से जा सकती हो। और तभी वो यहाँ पे उसके ऊपर का जो कर्स है वो निकाल देता है और वो कहता है उससे कि अभी तुम यहाँ से जा सकती हो। तो भाई यहाँ पे ग्लेंडा को समझ नहीं आता कि रिमोरो यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे रिमोरो एक्सप्लेन करता है कि मैंने तुम्हारा जो कर्स था वो तोड़ दिया है तो तुम अभी फ्री हो। तो भाई ये सुनकर उसे भरोसा ही नहीं होता। और उसके बाद भाई हिनाटा भी कहते हैं कि मुझे कोई भी सरप्राइज दे इस चीज का, क्योंकि भाई उसको पता है कि रिमोरो ऐसी चीजें करते ही रहता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरो उसे कहता है कि देखो तुम यहाँ पे फ्री हो जाने के लिए, लेकिन तुम फिर से मेरे साथ दुश्मनी नहीं कर सकती क्योंकि मैं अगली बार तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे हिनाटा भी कहते कि ठीक है इस बार मैं भी तुम्हें माफ कर देती हूँ। लेकिन भाई यहाँ पे ग्लेंडा शॉक हो जाती है कि क्या तुम सीरियसली कह रहे हो कि तुमने मेरी जो कर्स है वो तोड़ दिया है? तो यहाँ पे रिमोरो उससे कहता है कि तुम खुद ही सोच के देखो, क्या तुम्हारा दिमाग थोड़ा शांत नहीं लग रहा पहले से? तो भाई वो सच में रियलाइज करती है कि उसका कर्स अभी ब्रोक हो चुका है। लेकिन उसके बाद भाई हिनाटा उससे कहती है कि देखो ये एक चीज अपने दिमाग में रखना कि तुमने यहाँ पे लेडी लुमिनस को बिट्रे किया है तो चर्च तुम्हारे ऊपर कभी भी फिर से भरोसा नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरो कहता है कि ठीक है अभी तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन भाई यहाँ पे ग्लेंडा कहते कि मैं तुमसे एक फेवर मांगना चाहती हूँ और वो कहते कि प्लीज मुझे यहाँ पे तुम्हारे लिए काम करने दो। तो भाई ये सारे लोग ये सुन के थोड़ा सरप्राइज होते हैं। लेकिन उसके बाद वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे मुझ पे भरोसा नहीं करते, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सारे जो डर्टी वर्क है वो सारे करने को तैयार हूँ। तो भाई यहाँ पे रिमोरो दिखता है बेनीमारू और सोई की तरफ उनका रिएक्शन देखने के लिए। लेकिन उसके बाद वो सोचता है कि भाई अगर मैंने उसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया, जो कि एक एक्स बैटल सेज भी है और वो वही फेमस भी थी, तो अगर यहाँ पे ग्रैंडबेल को ये पता चल जाता है तो भाई वो उसके पीछे फिर से लोग भेज देगा उसे खत्म करने के लिए। लेकिन वो एक स्पाई भी रह चुकी है तो उस वजह से मैं भी उसके ऊपर कम्प्लीटली भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद ग्लेंडा कहती है कि मैं तुम्हें ऐसी चीज बताऊंगी जिनके बारे में तुम्हें भी नहीं पता। और उसके बाद भाई वो कहती है कि देखो मुझे नहीं पता कि मारिया बेल के जो गोल है वो क्या है, लेकिन तुम्हें एक चीज के बारे में सतर्क रहना चाहिए और वो है कि जो युकी कागुराजाका है जो कि हेड ऑफ द फ्री यूनियन है वो भाई कम्प्लीटली मारिया बेल के कंट्रोल में आ चुका है। और उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है कैफेटेरिया के अंदर, क्योंकि ये सारे लोग अभी कैफेटेरिया के अंदर आ चुके हैं। और भाई वहाँ पे सुना एक्सप्लेन करती है कि यहाँ पे हमको रोज 3 डिशेस मिलती है और एक डिश स्पेशल होती है। तो भाई यहाँ पे रिमोरो क्वेश्चन करता है कि जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे हर बार एक ही मील दी जाती है। तो भाई यहाँ पे सुना एक्सप्लेन करते हैं कि हम हमेशा आपके लिए एक स्पेशल मील तैयार रखते हैं इस वजह से। तो भाई यहाँ पे अपना बेनीमारू भी एक्सप्लेन करता है कि ये जो स्पेशल डिश है इसको लेने के लिए लोग अपने मेरिट्स पॉइंट को रिजर्व करके रखते हैं या फिर लोगों को जल्दी आके यहाँ पे लाइन में लगना पड़ता है। तो उसके बाद भाई यहाँ पे
रिमोरो ग्लेंडा से कहता है कि तुम यहाँ पे कुछ स्पेशल ट्राई क्यों नहीं करती। तो भाई यहाँ पे ग्लेंडा क्वेश्चन करती है कि क्या मैं कर सकती हूँ। तो भाई यहाँ पे उसी दौरान हमें रिमोरो एक्सप्लेन करता है कि ग्लेंडा जो है वो अभी फॉर्मर स्पाई थी, लेकिन वो अभी टेम्पेस्ट के अंदर काम करना चाहती है। लेकिन उस बारे में रिमोरो श्योर नहीं था, लेकिन उसने टेंशन लेना छोड़ दिया है क्योंकि उसने भाई सारी चीजें छोड़ दिया अपने सोए के ऊपर, क्योंकि भाई वो उसे संभाल ही लेगा। लेकिन उसके बाद उनके जो इंटरोगेशन है वो खत्म हो चुकी है, तो इस वजह से वो अभी खाना खाने के लिए आए और उसके बाद वो खाना खाने के बाद बात करेंगे। तो तभी वो यहाँ पे शुना से क्वेश्चन करते हैं कि क्या मैं यहाँ पे ग्लेंडा को एक स्पेशल मील दे सकता हूँ। तभी भाई शुना कहते हैं कि बिल्कुल कर सकते हैं। और भाई हम यहाँ पे देखते हैं बहुत स्पेशल डिशेस। और उसके बाद रिमोरो एक्सप्लेन करता है कि हमने यहाँ पे अभी तक जो सैलरीज वाला सिस्टम है वो फिट नहीं किया है, उस वजह से हमारा जो काम है वो स्लो चल रहा है। तो भाई यहाँ पे हिनाटा भी जो टेबल पे बैठी है वो भी एक्सप्लेन करती है कि लुबेलेस के अंदर भी हम लोग ऐसे ही काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे रिमोरो कहता है कि लुबेलेस तो बहुत ही पुराना देश है और बहुत ही पुराना नेशन है, तो उस हिसाब से यहाँ पे कुछ ना कुछ होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे हिनाटा एक्सप्लेन करते हैं कि हम भी वहाँ पे इक्वलिटी पे काम कर रहे हैं, जैसे कि तुम लोग यहाँ पे सप्लाईज को यूज कर रहे हो, हम भी वही यूज कर रहे हो। तो उसके बाद वो कहते हैं कि मेरी जो पोजीशन है वो थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि मुझे गवर्नमेंट से थोड़ा बजट मिल जाता है। तो उसके बाद रिमोरो कहता है कि हाँ मैंने देखा था क्योंकि तुमने फेस्टिवल के अंदर बहुत पैसे उड़ाए थे, तो तुम कुछ गलत काम तो नहीं कर रही हो यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे हिनाटा कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, वो मेरे खुद के पैसे थे जो कि मैंने मॉन्स्टर की बाउंड्रीज हंट करके जमा की है। तो तभी भाई हम देखते हैं ग्लेंडा को जो कि भाई खाना खा के बहुत ही खुश हो जाती है और वो कहती है कि अभी मैं पैसों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचने वाली हूँ क्योंकि अभी मेरा मेन फोकस होने वाला है मेरे पॉइंट, क्योंकि भाई उसकी वजह से उसको इतने बेहतरीन खाना मिल रहा है। तो भाई रिमोरो भी कहता है कि तुम्हें जैसा करना है कर सकती हो। तो उसके बाद रिमोरो कहता है कि तो अभी अगर तुम्हारा खाना खाना हो गया हो तो क्या अभी हम उस कन्वर्सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि तुमने कहा था कि मारियाबेल ने यूकी को उसके कंट्रोल में ले लिया। तो यहाँ पे ग्लेंडा कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा क्योंकि मैंने सुना था कि यूकी जो है वो कम्प्लीटली कंट्रोल में जा चुका है मारियाबेल के और वो उसके सामने कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाया था। और यहाँ पे रिमोरो एक बात याद करता है कि कैसे यहाँ पे यूकी ने उससे कहा था कि वो जब उस दुनिया में आया था तो उसे कोई भी ऐसी स्किल नहीं मिली थी। तो भाई रिमोरो सोचता है कि शायद उसके पास एक कोई भी यूनिक स्किल नहीं है, उस वजह से वो खुद को यहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो तभी भाई रिमोरो सोचता है कि मुझे लगा था कि यहाँ पे ये अपना विलन होगा, एक एनिमी होगा, लेकिन वो अगर खुद को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो मुझे लगता कि ऐसा कोई सिनेरियो है। तो तभी भाई यहाँ पे सोए ग्लेंडा से पूछता है कि क्या तुमने ये चीज होते हुए देखी। तो भाई ग्लेंडा एक्सप्लेन करते कि मैंने ये चीज देखी नहीं, मैंने ये चीज सुनी क्योंकि वन ऑफ द जो 5 एल्डर्स था जोहान, वो इस बारे में बात कर रहा था। तो तभी भाई यहाँ पे सोए क्वेश्चन करता है कि आखिर ये 5 एल्डर्स क्या है। तो वो एक्सप्लेन करते हैं कि ये एक ग्रुप है जो कि भाई कंट्रोल करता है काउंसिल को और उनका लीडर है ग्रैंड बेल रोजो। तो तभी हम दूसरे साइड में देखते हैं यहाँ पे जो गोप्टा की टीम है वो भी भाई कैफेटेरिया के अंदर आ चुकी है खाना खाने के लिए। तो उसके बाद शुना कहते कि जोहान को हमने देखा है क्योंकि वो इस काउंसिल के अंदर भी था और यहाँ पे वो कहती कि वो कुछ बातचीत भी कर रहा था उस गबान के साथ। तो भाई यहाँ पे ग्लेंडा एक्सप्लेन करते हैं कि ये दोनों ही मतलब गबान और जोहान दोनों ही 5 एल्डर्स का पार्ट है। तो भाई यहाँ पे रिमोरो सोच में पड़ जाता है। तो भाई यहाँ पे ग्लेंडा एक्सप्लेन करते हैं कि मारियाबेल ऐसे ही काम करती है क्योंकि वो खुद के ही लोगों को एक दूसरे के अगेंस्ट रखती है, क्योंकि अगर यहाँ पे गबान तुम्हें मनाने में कामयाब हो जाता और अगर तुम गबान के साथ काम करते उसका प्लान सक्सेसफुल हो जाता, लेकिन दूसरी तरफ अगर वो फेल हो जाता है तो दूसरी साइड में जो जोहान है वो भी तुम्हारे साइड में आ जाएगा क्योंकि उसका एक गुड इंप्रेशन आ जाएगा तुम्हारे ऊपर, जो कि भाई हुआ भी इस काउंसिल के अंदर। तो भाई ये सुन के यहाँ पे रिमोरो क्वेश्चन में पड़ जाता है और भाई हम देखते हैं बेनीमारू को, जिसे भाई बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है कि शायद हमें इन सब लोगों को जला के राख कर देना चाहिए। तो भाई यहाँ पे रिमोरो उसके बाद कहता है कि यार मैं बस एक हार्मलेस स्लाइम हूँ, पता नहीं लोग मुझसे दुश्मनी क्यों करते हैं। भाई ये सब लोग उसके तरफ देखते ही रह जाते हैं और यहाँ पे ग्लेंडा कहते हैं कि भाई तुम अगर सारे लोगों के साथ फाइट कर रहे हो और सबके साथ दुश्मनी करना चाहते हो तो बिल्कुल बाकी के जो लोग हैं वो तुम्हारे तरफ हॉस्टाइल ही रहेंगे। तो भाई यहाँ पे बेनीमारू भी कहता है कि मैंने एक बार सुना था डियाब्लो से कि कैसे सर रिमोरो यहाँ पे पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है भाई उसको हैंडल करना चाहते हैं। तो मुझे लगा था कि ये जो काउंसिल का स्टेप है वो इस वजह से ही हम कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे सोए भी कहता है कि मुझे भी लगा था कि मैं इसी की वजह से ये जो स्पाई का वर्क है वो कर रहा हूँ। तो भाई हिनाटा भी उससे कहते हैं कि अब ये मत कहना कि तुम्हें इस चीज के बारे में पता नहीं। तो भाई यहाँ पे रिमोरो हंसते हुए कहता है कि ऐसा नहीं कि मुझे करना नहीं था, लेकिन मैं ये बहुत ही पीसफुल वे के साथ करना चाहता हूँ। तो भाई यहाँ पे हिनाटा उससे कहते हैं कि देखो अगर किसी का बिजनेस चल रहा है और यहाँ पे कोई नया बंदा आता है जिसे भी अपना बिजनेस ओपन करना है तो भाई उस वजह से जो पुराने वाले बंदे हैं उनको तो प्रॉब्लम होगी और वही तुम्हारे केस में भी हो रहा है। तो भाई यहाँ पे रिमोरो समझ जाता है कि हिनाटा सही बात कह रहे हैं। लेकिन उसके बाद हम सीन देखते हैं भाई गोप्टा की टीम को जो कि भाई यहाँ पे खाना खाने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे रिमोरो सोए से कहता है कि जो रोजो फैमिली और जो 5 एल्डर है तुम उन पे नजर रखो क्योंकि भाई वो कुछ ना कुछ करेंगे यहाँ पे। लेकिन उसके बाद यहाँ पे हिनाटा कहती है कि मैं यूके के ऊपर भी ध्यान रखूंगी क्योंकि वो गिल्ड को इस्तेमाल कर सकता है उसके फायदे के लिए। तो भाई यहाँ पे रिमोरो भी कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा और मुझे लगता है कि अभी हमें शायद जो गिल्ड है उसके साथ ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए। तो भाई यही बात सुनता है अपना गोप्टा और वो कहता है कि लेकिन तुमने तो उस गिल्ड के वाइस मास्टर के साथ बाहर जाने का प्लान बनाया था। तो भाई हिनाटा पूछते हैं कि आखिर ये कौन सा प्लान है तुम्हारा बाहर जाने का। तो भाई रिमोरो भी कहता है कि मुझे भी नहीं पता आखिर ये किस बारे में बात कर रहा है। लेकिन भाई यहाँ पे अपना गोप्टा आके कहता है कि सर रिमोरो तुम्ही ने कहा था कि तुम उस र्यून के अंदर जाके बहुत मजा करने वाले हो। तो अभी भाई यहाँ पे रिमोरो की याद आ जाता है
और वो एक्सप्लेन करता है कि तो वो बात कर रहा है भाई जो डिस्टर्ब के अंदर एंशिएंट रूइन है उसके बारे में, जहाँ पे भाई हाकुरो जो है वो क्लीनिंग का काम कर रहा था उस क्लेमैन के कैसल के अंदर। तो वहाँ पे उसे पता चला कि वहाँ पे डार्क एल्फ रहते हैं और उनके वजह से उसे पता चला कि वहाँ पे एंशिएंट रूइंस भी है, उसको भाई प्रोटेक्ट करते हैं ये डार्क एल्फ जो वहाँ पे रहते हैं। तो भाई यहाँ पे रिमोरो को याद आ चुका है कि भाई उसे कागाली के साथ जाना है उस रूइन के अंदर, लेकिन उसके बाद बेनीमारू उससे कहता है कि क्या हम यहाँ पे उसे मना नहीं कर सकते। तो भाई यहाँ पे रिमोरो कहता है कि ये जो क्लेमैन का एरिया था वो अभी बिलोंग करता है मिलिम को, तो उस वजह से मैंने उसे भी इन्वाइट कर दिया है। तो यहाँ पे बेनीमारू क्वेश्चन करता है कि तो ये सुन के लेडी मिलिम को कैसा लगा। तो भाई रिमोरो एक्सप्लेन करता है कि ये सुन के मिलिम बहुत ही खुश हो गई थी क्योंकि उसे एक्सप्लोर करना था एंशिएंट रूइन को और वो भाई बहुत ही एक्साइटेड है यहाँ पे आने के लिए। तो भाई यहाँ पे गोप्टा भी कहता है कि तुम अभी बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकते यहाँ से। लेकिन यहाँ पे बेनीमारू कहता है कि क्या तुम सच में श्योर हो यहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हम एनिमी के ट्रैप के अंदर जा रहे हैं। तो भाई यहाँ पे रिमोरू को रफाल सन से सजेशन देती है कि अगर यहाँ पे अटैक होता है हमारे ऊपर तो हम उसके लिए एडवांस में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो तभी भाई यहाँ पे रिमोरू कहता है कि सारी चीजें ठीक हो जाएगी क्योंकि मैं यहाँ पे अकेले नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ यहाँ पे शियोन भी आने वाली है मुझे गार्ड करने के लिए और हमारे साथ गोप्टा भी आने वाला है जिसको भाई मिलिम ने बहुत ट्रेन किया है। और तभी वो गोप्टा से कहता है कि तो गोप्टा तुम आने के लिए तैयार तो भाई यहाँ पे गोप्टा डर के कहता है कि नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे इस सिटी को गार्ड करना है तो इस वजह से नहीं। तो यहाँ पे रिमोरू से पकड़ के कहता है कि तुम पहले बहुत बात कर रहे थे कि कैसे यहाँ पे मैंने एक प्रॉमिस कर दिया है जाने का, तो शायद तुम्हें चलना ही चाहिए मेरे साथ। गोप्टा कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी नहीं आने वाला हूँ क्योंकि वहाँ पे गारंटीड हमारे ऊपर कोई ना कोई अटैक करने वाला है। और भाई ये सारा सीन ये लोग देखते हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे बेनीमारू कहता है कि तुम अगर लोग जा रहे हो तो मैं यहाँ पे टाउन की जो प्रोटेक्शन का काम है वो बिल्कुल सही तरीके से कर लूंगा। और यहाँ पे भाई शुना कहते हैं कि मैं जो बैरियर का काम है उसे स्ट्रेंथन करने का काम करूंगी। और यहाँ पे अपने सोई कहता है कि मैं आसपास के जितने भी कंट्रीज है और अपने एनिमीज है उन पर नजर रखूंगा। तो भाई उसके बाद यहाँ पे रिमोरू इन लोगों की बातें सुनने के बाद कहता है कि देखो अगर कुछ बड़ी चीज आ गई तो लेबरन के अंडर वेल्डोरा भी है तो तुम उसे जाके कुछ ना कुछ कह सकते हो। तो तभी हम देखते हैं वहाँ पे हिनाटा को जो कि भाई वहां से निकलती है और वो कहती है कि तुम बहुत ही केयरलेस हो जाते हो हर बार, तो एक काम करना इस बार थोड़ा केयरफुल होके जाना। तो उसके बाद भाई वहां से हिनाटा निकल जाती है। लेकिन यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि शायद यहाँ पे हिनाटा जाते वक्त मुझसे फ्लर्ट कर रही थी, लेकिन यहाँ पे भाई रफाल सिंह उससे कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम खुद ही उसके बारे में सोच रहे हो। लेकिन तभी भाई अपना सीन शिफ्ट होता है किंगडम ऑफ सेल्ट्रोजा के अंदर, जहाँ पे यूकी, मारिया बेल और जोहान बैठे हैं। और भाई यहाँ पे जोहान एक्सप्लेन करता है कि गवान का जो प्लान है वो कम्प्लीटली फेल हो चुका है। लेकिन उसके बाद भी भाई मारिया बेल कहते हैं कि इतना टाइम यहाँ पे गवान ने इंग्रेशिया के अंदर स्पेंड किया है तो ऐसा लगता है कि उसका जो किंग है उसके साथ भाई उसकी कुछ ज्यादा ही जम गई थी, उस वजह से गवान ने अपना काम ठीक से नहीं किया है। लेकिन भाई यहाँ पे जोहान भी कहता है कि मजाक मत करो क्योंकि इवन हम जो रोजोज है वो भी इंग्रेशिया के कोर के अंदर नहीं पहुंचे, तो हम गवान से ये सारी चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो भाई यहाँ पे मारिया बेल एक्सप्लेन करती है कि देखो बहुत ही आसान ये चीज करना, क्योंकि अगर हम सारे लोगों को खत्म कर देते और एक ही पर्सन को रखते हैं कि जिसमें भाई इंग्रेशिया का किंग का खून दौड़ रहा है तो वो हमारे लिए परफेक्टली काम करेगा। लेकिन ये सुन के भाई जोहान कहता है कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे मारिया बेल उससे कहते हैं कि अगर तुम लोगों को रोजो फैमिली का जो लॉन्ग गोल है उसे कंप्लीट करना है तो ये चीजें तो नॉर्मल है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे जोहान कहते हैं कि वैसे भी मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी गवान से, लेकिन उसके वजह से जो मैजिक इनक्विजिटर है वो सामने आए थे तो हमारे लिए वो थोड़ी फायदे की बात है। तो यहाँ पे जोहान क्वेश्चन करता है मारिया बेल को कि तुम्हारा क्या कहना है उन लोगों को देखने के बाद। तो भाई यहाँ पे मारिया बेल एक्सप्लेन करती है कि मुझे पता है कि वो लोग स्ट्रांग है क्योंकि उन लोगों को इन्फ्यूज किया गया है मॉन्स्टर के फोर्स के साथ, तो वो उस वजह से वो मार्जिन बन चुके हैं, मतलब वो भाई नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा पावरफुल है। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि मैं उन लोगों में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन उसके बाद भाई जोहान उससे कहता है कि ये कितनी डरावनी बात है कि तुमने यहाँ पे गवान का जो प्लान है उसे अप्रूव कर दिया, इवन तुम्हें पता था कि वो फेल होने वाला है बस ये जानने के लिए कि आखिर वो इंक्विजिटर है कौन। तो यहाँ पे मारिया बेल कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस एक बोनस था जो हमको मिला है, लेकिन मेरा मेन गोल ये था कि डिमोन लॉर्ड रिमोर के साथ तुम्हारा ट्रस्ट गेन करवाना, क्योंकि भाई अभी डिमोन लॉर्ड रिमोर के तुम्हारे ऊपर थोड़ा भरोसा हो चुका है, तो उस वजह से तुम डिमोन लॉर्ड रिमोर के टीम के अंदर ज्यादा अंदर तक जा सकते हो। तो भाई यहाँ पे गवान सोचता है कि अगर वो यहाँ पे फेल होता है तो वो पक्का मरने वाला है। लेकिन यहाँ पे गवान उसके बाद उससे कहता है कि अगर क्या हो कि हम इंक्विजिटर को डिमोन लॉर्ड रिमोर के अगेंस्ट लगा दे, कि हम यहाँ पे डिमोन लॉर्ड रिमोर के ऊपर एक फेक क्राइम लगा देंगे, उस वजह से इंग्रेशिया उसके ऊपर चले जाएंगे उस पर अटैक करने के लिए। तो यहाँ पे मारिया बेल कहती है कि उससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो मैजिक इंक्विजिटर है वो मुझे पता है कि स्ट्रांग है, लेकिन वो इतने भी पावरफुल नहीं है कि वो एक डिमोन लॉर्ड को हरा देंगे। लेकिन उसके बाद भाई जोहान कहता है कि तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि हम यहाँ पे डिमोन लॉर्ड रिमोर के साथ एज ए टीम काम करें। तो भाई यहाँ पे मारिया बेल एक्सप्लेन करती है यही तुम लोगों का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, मतलब तुम ही नहीं जितने भी लोग हैं यहाँ पे रोजो फैमिली में सबके सब, इवन मेरे ग्रैंडफादर भी। तो यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हें पता है कि मैंने ये प्लान क्यों बनाया कि हमें डिमोन लॉर्ड रिमोर को खत्म करना है। तो यहाँ पे जोहान एक्सप्लेन करता है कि इस वजह से क्योंकि वो एक नई इकोनॉमिक जो ब्लॉक है उसको बना रहा है जो कि भाई हमको फाइनेंशियली बहुत ही थ्रेट कर सकता है। यहाँ पे मारिया बेल कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये बस एक कवर स्टोरी है। मेन रीजन ये है कि कुछ टाइम बाद हम उसके सामने हेल्पलेस हो जाएंगे, मतलब हम उसका कुछ भी उखाड़ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे मारिया बेल
उसके बाद एक्सप्लेन करती है कि डेमन लॉर्ड रीमोरू जो है वो भाई उसके पास बहुत ही ज्यादा वॉर पावर है। मतलब उसके पास हमको पता है डीमंस भी है और भाई वेल्डोरा भी है। तो भाई अगर वो उस पावर के साथ किसी के साथ नेगोशिएट करने जाता है तो क्या तुम्हें लगता है कि कोई उसे मना भी कर पाएगा? लेकिन यहाँ पे जोहान कहता है कि डेमन लॉर्ड रीमोरू ने यह कहा था कि वो इन सारे रूल्स को मानेगा। तो उसके बाद मारियाबेल कहते हैं कि वो इसलिए अभी तक मान रहा है क्योंकि टेम्पस इतना बड़ा नहीं है। लेकिन सोचो अगर टेम्पस बहुत ही बड़ा बन जाता है और उसका इन्फ्लुएंस वेस्टर्न नेशन के ऊपर भी आता है तो तुम्हें लगता है कि कोई भी उसके ऑर्डर को मना कर पाएगा? क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि कोई भी उसे मना नहीं कर पाएगा और पूरा का पूरा एरा जो है वो भाई उसको ही बिलोंग करेगा और सारी चीजें डेमन लॉर्ड रीमोरू के अंडर में से ही जाएंगी। लेकिन उसके बाद यहाँ पे जोहान कहता है कि लेकिन रीमोरू ने ये कहा था कि वो यहाँ पे ह्यूमन के साथ कोएग्जिस्ट करना चाहता, तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेगा। लेकिन भाई यहाँ पे मारियाबेल कहता है कि तुम लोग सच में बहुत ही बेवकूफ हो क्योंकि ह्यूमन जो है वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड एनिमल है और उस वजह से अगर हम डेमन लॉर्ड रीमोरू के जो एम्बिशन है उसके जो गोल है वो अगर यहाँ पे नहीं रोकते तो रोजो फैमिली का जो गोल है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होने वाला। और उसके पास जो स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा है अगर भाई वो उसका मूड खराब हो गया तो वो अकेला ही यहाँ पे सारे नेशन को खत्म कर सकता है। तो तभी भाई उसी दौरान यहाँ पे जोहान को एक मैसेज आता है और वो मैसेज होता है कि यहाँ पे ग्लिंडा जो है उसे भाई पकड़ लिया है डेमन लॉर्ड रीमोरू ने। तो तभी भाई यहाँ पे मारियाबेल एक्सप्लेन करती है कि शायद हमें हमारा प्लान चेंज करना पड़ेगा। तो तभी वो यूकी से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी जो टीम है वो डेमन लॉर्ड रीमोरू के साथ रूइंस के अंदर जाने वाली है, तो हम वहाँ पे एक ट्रैप सेट करेंगे। तो भाई यहाँ पे यूकी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये इतना बढ़िया आइडिया होगा क्योंकि वहाँ पे उनके साथ डेमन लॉर्ड मिलिम भी जाने वाली है और मुझे लगता है कि यहाँ पे हमने एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन भाई यहाँ पे मारियाबेल कहते हैं कि हम बिल्कुल भी वैसा कर नहीं सकते क्योंकि अगर हमने थोड़ा भी और टाइम दिया डेमन लॉर्ड रीमोरू को तो भाई टेम्पेस्ट और ज्यादा डेवलप हो जाएगा। और उसके बाद वो सोचते हैं कि उसे पता है कि डेमन लॉर्ड मिलिम जो है उसे भाई डिस्ट्रॉयर कहा जाता है एंशिएंट टाइम से, मतलब उसका अगर दिमाग फिर गया तो वो सच में सब कुछ तबाह कर देंगी। लेकिन तभी भाई उसको एक प्लान सोचता है और वो कहते हैं कि हम डेमन लॉर्ड मिलिम को भी खत्म कर देंगे। तो भाई ये सुन के यहाँ पे ये दोनों ही चिल्ला के खड़े हो जाते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक प्लान है। और भाई यहाँ पे जोहान भी कहता है कि मारियाबेल ये बहुत ही रेकलेस प्लान है तुम्हारा। लेकिन भाई यहाँ पे मारियाबेल कहते हैं कि देखो मैं यहाँ पे मेरी पूरी कोशिश करने वाला हूँ इन दोनों को खत्म करने के लिए। लेकिन भाई यहाँ पे यूकी कहता है कि देखो उसके बावजूद भी ये इम्पॉसिबल है क्योंकि मेरे जो मॉडरेट हार्ली क्विंस के बंदे हैं मतलब जो भी इसके टीम मेंबर्स है वो भाई दूसरे मिशन में बिजी है तो वो यहाँ पे नहीं आ सकते। लेकिन उसके बाद यहाँ पे मारियाबेल कहती है कि उनकी कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हें एक टाइम पहले ड्रैगन नेस्ट से कुछ लाने के लिए कहा था। तो यहाँ पे मारियाबेल कहती है कि शायद उस चीज को इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है। तो भाई यहाँ पे यूकी कहता है कि ये बहुत ही बुरा आइडिया है क्योंकि उस चीज को मैं भी कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मारियाबेल कहते हैं कि देखो उसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम बस उस चीज को जो कि डेमन लॉर्ड मिलिम को बिलोंग करती है हम बस उस चीज को उसी को वापस करने वाले हैं। तो भाई यहाँ पे जोहान कहता है कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो बहुत सारे लोगों को डैमेज होने वाला है क्योंकि यहाँ पे हम मिलिम की बात कर रहे हैं। लेकिन तभी भाई यहाँ पे मारियाबेल कहती है तो आखिर उससे क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन उसके बाद हम यूकी को देखते हैं और यूकी कहता है कि मुझे लगता है कि अगर हम इस ड्रैगन नेस्ट को इस्तेमाल करते तो भाई मिलिम खुद होके उसे हैंडल करेगी और रीमोरू को साइड में कर देंगी, तो उस वजह से ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो भाई यहाँ पे मारियाबेल सुनती है और कहती है कि तुमने बिल्कुल मेरे प्लान को सही तरीके से समझा है। तो यहाँ पे उसके बाद यूकी कहता है कि उस टाइम पे हम रीमोरू के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद वो सोचता है कि उसे बस एक दिक्कत है क्योंकि वो एक्सप्लेन करता है कि अगर हम यहाँ पे फेल हो जाते हैं रीमोरू को कंट्रोल करने में तो हमें उसे खत्म करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा होता है तो भाई जो स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा है वो भाई सारे लोगों को खत्म कर देगा। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो सारी इंसानियत को ही खत्म कर दे। तो भाई यहाँ पे मारियाबेल उसे कहते हैं कि तुम इसका टेंशन छोड़ दो और तुम इसके ऊपर बिल्कुल भी फोकस मत करो। तो भाई यहाँ पे मारियाबेल की बात यूकी सुन लेता है और यहाँ पे वो सोचती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा यहाँ पे पागल होकर पूरी दुनिया को खत्म कर दे क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पे डेमन लॉर्ड लुमिनस आके उसे रोक ही देंगे। लेकिन उसके बाद वो सोचती है कि अभी जो 7 डे लड़की है जो कि जा चुकी है और भाई उसका जो ग्रैंडफादर है उसने भी भाई लुमिनस का जो सपोर्ट है उसे खो दिया है, मतलब अभी बस हिनाटा है उसके साइड में उसकी मदद करने के लिए। तो उसके बाद वो सोचती है कि यहाँ पे उनकी जो रिलेशनशिप है मतलब हिनाटा और रीमोरू की उस वजह से भाई डेमन लॉर्ड रीमोरू का फायदा ही होता रहेगा आगे चल के, तो हमें जल्द से जल्द इनको रोकना पड़ेगा। तो तभी भाई अपना सीन चेंज होता है रीमोरू की तरफ जहाँ पे वो सब लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता है ग्लिंडा से। और उसके बाद हम देखते हैं भाई यहाँ पे गॉड को जो कि भाई गन को देख रहा है क्योंकि यहाँ पे वो बनाने वाला है उसके बहुत सारे यूनिट को। लेकिन तभी उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे ये बंदे तैयार हो चुके हैं रूइन के अंदर जाने के लिए। और भाई वहाँ पे मिलिम भी पूछती है कि क्या मेरा ड्रेस बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पे रीमोरू कहता है कि तुम बहुत ही बढ़िया लग रहे हो, मतलब तुम्हारा ड्रेस भी बढ़िया है लेकिन तुमने कुछ ज्यादा शॉर्ट नहीं पहना क्योंकि भाई ये लोग जा रहे हैं रूइंस के अंदर और वहाँ पे सेफ्टी के लिए लॉन्ग ड्रेस फेवरेबल रहते हैं। तो भाई यहाँ पे उसके बाद हम देखते हैं गोप्टा को जिसके हाथ में भाई गन आ चुकी है मतलब मैजिक गन। और इनकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है उन्होंने भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मॉडल को बनाया है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं रीमोरू को जो कि इसको ट्राई करता है और वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे ये सारी चीजें रूइन मैजिक से वर्क हो रही है। लेकिन वो सोचता है कि हम इसमें बहुत ही इमेच्योर है तो भाई हम इसको इस्तेमाल नहीं करने वाले, लेकिन ऐसी चीजें होनी चाहिए क्योंकि इसी में तो मजा है लाइफ का। लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है भाई गिल्ड के हेडक्वार्टर के तरफ इंग्रेशिया के अंदर जहाँ पे सारे लोग आ चुके हैं और वो भाई यहाँ पे रीमोरू कगाली को ग्रीट करता है और यहाँ पे कगाली भी उसको
उसको ग्रीट करती है। लेकिन उसके बाद उसके सामने आती है मिलिम और वो कहती है कि हम यहाँ पे पहली बार मिल रहे हैं, तो मेरा नाम है मिलिम, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और भाई यहाँ पे कागाली भी उसे ग्रीट करती है कि मेरा नाम है कागाली। लेकिन उसके बाद मिलिम उसकी जो मिलिम आय है वो इस्तेमाल करती है उसको चेक करने के लिए। और उसके बाद भाई यहाँ पे जो कागाली है वो कहती है कि मेरी टीम जो है वो आगे वेट कर रही है, तो हमें उधर जाना चाहिए। तो भाई उसके जाते वक्त यहाँ पे रिमोरू पूछता है मिलिम से कि क्या तुम्हें कुछ गड़बड़ दिखाई दी। तो भाई यहाँ पे मिलिम एक्सप्लेन करती है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखी, लेकिन मुझे कुछ तो भी डिफरेंस लग रहा है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कागाली को, जो कि भाई यहाँ पे उसकी पूरी टीम को इंट्रोड्यूस करवाती है, जो कि उसने खुद होकर ट्रेन करवाई है। तो भाई यहाँ पे इन सबको देखता है गोप और वो कहता है कि भाई ये इन लोगों ने सच में बहुत ही हेवी गियर पहन रखे हैं और हम जो है यहाँ पे बस फैशन के लिए चीजें पहन के रखी है। तो तभी उसके बाद कागाली रिमोरू से कहती है कि तो ठीक है, तुम्हारा जो सप्लाईज है वो कहाँ पे है, क्योंकि मैं उसे वैगन के अंदर रख देती हूँ। तो भाई यहाँ पे रिमोरू कहता है कि हमने ऐसा कोई भी चीज लाई नहीं है यहाँ पे। तो भाई ये सुन के यहाँ पे कागाली शॉक होती है और कहती है कि मजाक मत करो, तुमने लाए तो होंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि तुम ऐसे ड्रेस में तो ऐसे लाइट गियर में तो नहीं आ सकते। तो भाई यहाँ पे रिमोरू कहता है मिलिम से कि देखो मिलिम, ये तुम्हारे ड्रेस को लाइट गियर कह रहे हैं। तो भाई यहाँ पे मिलिम कहती है कि देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी जो स्किन है वो ऑरा से प्रोटेक्ट है, तो मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो तभी भाई उसके बाद यहाँ पे रिमोरू से कहता है कि मैंने कहा था तुम्हें कि मेरे जैसा जो लॉन्ग स्लीव का ड्रेस है उसे पहन लो, उससे ज्यादा फायदा होगा। तो भाई पीछे से यहाँ पे कागाली उसे कहते हैं कि तुम दोनों ने ही एक जैसा ही ड्रेस पहना है। तो भाई उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं रिमोरू को, जो कि कहता है कागाली से कि ऐसा लगता है कि मैं एमेच्योर हूँ, लेकिन मैं सच में बहुत ही घुमा, तो मुझे पता है कैसी ये चीजें करनी है। तो भाई यहाँ पे कागाली कहते हैं कि अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो ठीक है। लेकिन तभी उसके बाद कागाली प्रिपेयर करती है एक वैगन को और वो कहती है कि ठीक है, तुम तुम्हारे वैगन के अंदर बैठ जाओ, तो ताकि हम यहाँ से निकल सके। लेकिन यहाँ पे रिमोरू उससे कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पे वो एक गेट ओपन करता है जो कि भाई सीधा कनेक्ट होता है डिस्टाव के अंदर। और ये देख के सबके सब शॉक हो जाते हैं कि भाई इतना बड़ा गेट कैसे आया। और तभी हम देखते हैं कि भाई सबके सब लोग उस गेट के थ्रू डिस्टाव के अंदर आ चुके हैं। और सब लोग कहते हैं कि अगर हम यहाँ पे वैगन से आते तो हमको लगभग 2 महीने लग जाते इंग्रेशिया से, लेकिन यहाँ पे हम एक ही सेकंड में यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं भाई जो डार्क एल्फ है वहाँ पे आती है और वो वहाँ पे वेलकम करती है डिमोन लॉर्ड मिलिम और बाकी के जो भी गिल्ड मेंबर है इन सबको। और वो कहते हैं कि हम लोग आपका वेट कर रहे थे। और उसके बाद वो आखिरी में कहते हैं कि मुझे पता है कि आप जर्नी से बहुत ही थक चुके होंगे, तो आप कैसल के अंदर आके रेस्ट क्यों नहीं करते। और भाई वो इतने थके भी नहीं है, क्योंकि वो अभी आया गेट के अंदर से। तो दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो का लाइक और हाइप भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले चैप्टर में।